हमारे यहाँ 9 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं। ये 9 करोड़ में से 6 करोड़ नील रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम, यानी कि कुल 2.5-3 करोड़ हैं जो एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं। सिर्फ 1.5 करोड़ हैं जो इफेक्टिव टैक्स पे हैं। तो 145 करोड़ में से 1.5 करोड़ सिर्फ हैं जो इफेक्टिवली डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जबकि काले धन की अर्थव्यवस्था अगर नहीं होती तो कम से कम 5% होते डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जितना आज है उससे 3-4 गुना ज्यादा होता। कि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं बस वही टैक्स पेयर हैं और उनके जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन टैक्स पेयर के हितों की बहुत कम बात होती है। इस भ्रांति को भी साफ किया जाए कि इस देश में टैक्स पेयर है कौन, हु इज़ द टैक्स पेयर, और फिर टैक्स पेयर होने के नाते जो उसका अधिकार है, क्लेम है गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो क्या है। देखिए, टैक्स तो सभी देते हैं वो आप चाहे डायरेक्ट टैक्स के तौर पे दें चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपकी जैसी आमदनी होगी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप जब खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें जो टैक्स जो लगा हुआ है वो आपको पे करना है। जैसे कि आपने अगर ये मोबाइल फ़ोन खरीदा है तो मोबाइल फ़ोन पे अगर समझिए 18% टैक्स है, तो अगर आपने 10,000 का खरीदा तो उसके ऊपर 1,800 ऊपर होगा तो 11,800 का बिकेगा, तो आपको 11,800 देना पड़ेगा। तो आपने 1,800 इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदी, आपने कटोरी खरीदी, आपने शर्ट खरीदी, तो उस सब पे जो टैक्स लगा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं इनका भी तो कुछ अधिकार होगा ना उन सर्विसेज पे जो सरकार देती है टैक्स के हवाले, टैक्स के एवज में तो नागरिकों सर्विसेज को। तो देखिए सभी को मिल रही हैं, चाहे वो शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे। ये बात अलग है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, लेकिन उनको मिल रहा है क्योंकि सरकार ही तो वो खर्च कर रही है। आपके जो पब्लिक जो स्कूल्स हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वो मिल रहा है उसका, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। दूसरी बात ये कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज हमारे यहाँ सिर्फ 1.1% लोग इफेक्टिवली पे करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देते जो गरीब आदमी पे पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम बोलते हैं ये रिग्रेसिव है। इसका भार पड़ता है जिसको आमदनी इतनी नहीं है कि वो पे कर सके टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होता है, उसको आप जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है आप ज़्यादा उसका रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एबिलिटी टू पे, मतलब जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार से उसको टैक्स पे करना चाहिए। तो जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स बनाते हैं। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए वो भी रिग्रेसिव होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आमदनी है उतनी ज़्यादा ब्लैक इनकम कमाई है और फिर वो डिक्लेयर नहीं करता तो वो बहुत कम टैक्स पे करता है। तो इसलिए हमारे देश में इफेक्टिवली बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं। तो अमीर आदमी क्योंकि जैसे सेविंग करता है, तो अगर आपकी आमदनी 10 करोड़ है तो आप ज़्यादा ज़्यादा कंजम्पशन 1 करोड़ कर लेंगे, हाँ, तो आपका 1 करोड़ पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो अगर आपने उसमें से 20 लाख रुपए भी जो आपने दे दिया टैक्स, तो 10 करोड़ पे 20 लाख रुपए पड़ा, तो आपका 2% टैक्स पड़ा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है। जब ये गरीब आदमी अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है तो पूरा 2 लाख खर्च कर देगा, और 2 लाख पे अगर उसने समझिए कि 10% टैक्स दिया तो इसका टैक्स रेट 10% हुआ, जबकि उसका जो अमीर का 2% हुआ, तो इसलिए रिग्रेसिव हो जाता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। तो हमें डायरेक्ट टैक्स की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, हमने एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दिया, है ना। और हमारा जो इनकम टैक्स है वो कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था तेज है। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि फिर काले धन की जो कमाई होती है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम है, जो ज़्यादा होना चाहिए, और जब वो ज़्यादा होगा तो हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे। तो हमें जीएसटी का भी रिफॉर्म करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस का भी रिफॉर्म करना चाहिए। जो काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कंसेंसस चाहिए समाज में कि हमको काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है। वो कंसेंसस आज नहीं है। तो जो जितना जो वो नीति निर्धारक है, जो ऊपर का तबका है, वो काला धन कमाता है
और इसलिए वो कंट्रोल नहीं करना चाहता। जो सत्ता पक्ष होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है काले कमाई से, तो इसलिए उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो आप देखें तो जैसे कि पंजाब में जब अकाली दल पार्टी आई तो उसने कांग्रेस के नेता को अरेस्ट कर लिया, जब कांग्रेस की पार्टी आई तो अकाली दल के नेता को। उसी तरह तमिलनाडु में डीएमके ने अन्ना डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया, अन्ना डीएमके के नेता ने डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया। यूपी में देखें तो सारे जो बड़े नेता हैं सबके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं। तो जो सत्ता पक्ष है वही सबसे ज्यादा कमाई करता है, काली कमाई, तो वो अपने पे कंट्रोल नहीं करेगा। हम नागरिक क्या ही कर सकते हैं ऐसे में जब सब कुछ ऊपर से तय संगठित हो हो रहा सकते है। हैं, हम संगठित होंगे तभी ये होगा। ये मूवमेंट्स की जरूरत है, जब तक मूवमेंट्स नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मूवमेंट्स को ही ये बाजारीकरण ने कमजोर कर दिया है। और डिजिटल ने भी कमजोर कर दिया। अब मूवमेंट ट्विटर पे हो रहा है। ऐसा है कि जो ये सब हो रहा है ये कॉर्पोरेट सेक्टर करा रहा है, और बाजारीकरण से हमारी मेंटल थिंकिंग चेंज हो गई है। अगर सबके पास प्रॉपर काम होता, एलिनेशन इतना नहीं होता, तो इतना ट्विटर और जो इस पे भी नहीं लोग लगे। अभी तो क्या है, कुछ करने को नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, वो इसी पे करेंगे। और पेरेंट्स को भी ये समझ नहीं है कि भाई बच्चों को कैसे चीज़ों में लगाया जाए। अगर शिक्षा पद्धति अच्छी होती तो सब लोग थिंकिंग वाले होते, तो वो खुद ही समझ जाते कि ये गलत है ना, कि इससे आपका डिप्रेशन भी होता है, इससे स्लीप डिप्रिवेशन होता है। बच्चे रात रात इसी पे लगे रहते हैं, सुबह जाके सोते हैं, पूरा स्लीप नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो रिसर्च ने दिखा रखा है, इसके लिए कोई नई रिसर्च की जरूरत नहीं है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि कितना इससे नुकसान हो रहा है। इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है वो डिप्रेशन की और जो स्लीपलेसनेस की और जिससे कि तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, वो पता है सबको। अच्छी शिक्षा होती, अच्छे काम मिलते बच्चों को, तो ये सब नहीं होता। लेकिन एआई का खतरा इतना ज़बरदस्त है कि ये आपकी जो आने वाले 2 साल हैं उसमें हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी 6-7% सरकार कह रही है वो 50-60% तक पहुंच जाए। आने वाले खतरे बहुत ही ज़बरदस्त हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। हम तो पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अब एआई आ रहा है उससे आपका मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस करता था। अगर आपको कटाई करनी है खेत में तो हार्वेस्टर कंबाइन आ गया, आपको बुआई करनी है तो ट्रैक्टर आ गया, ये फिजिकल लेबर डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, डॉक्टर का काम, आपका जो लॉयर का काम, आपका टीचर का काम, बैंकर का काम, ये सारे काम डिस्प्लेस हो रहे हैं। कॉल सेंटर्स, बीपीओ तो बंद ही हो जाएंगे, बॉट्स कर देंगे। तो ये जो आने वाले 1-2-3 साल हैं इसमें तो भयंकर समस्या होने वाली है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। और इतनी जल्दी हम ट्रेन नहीं कर सकते, और इतनी जल्दी लोग जो एआई में इस्तेमाल में, तो एआई के फायदे भी हैं। जैसे कि एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने एक वो ऐप डेवलप किया है कि वो माथे की पिक्चर ले लेते हैं और उससे फिर आपको बता देंगे आपका बीपी कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है। एक और हमारे जो डॉक्टर जानकार हैं वो स्किन की पिक्चर लेके उस पर बता देते हैं ये बॉयल क्या है, इसकी जो आपको जो क्या दवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर की भी जो काम जो एआई कर रहा है तरह तरह से। तो इसलिए ये जो भयंकर जो हो रहा है कि अब मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। जो मेंटल लेबर जो मतलब आपका जैसे न्यूज़ रीडर है उसका काम कर देगा, तो आपके जो पत्रकार हैं उनके भी काम चले जाएंगे क्योंकि एआई कर देगा वो। तो ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है अगले 2-3 सालों में, और इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा।